हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, जो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। और अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा का पूरा समझेंगे इस चैप्टर में कि क्या इंपॉर्टेंस है मनी की, क्या डेफिनेशन है मनी की, किस तरह से मनी जो है वो यूज़ होता है, क्या रोल है क्रेडिट का किसी इंसान की लाइफ में। तो इस तरह से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर तो कैपिटल का तो कॉन्सेप्ट बनता ही है, जो समझना है हमें। और इस चैप्टर से आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो मैं आपको पैरा टू पैरा एक्सप्लेन करते टाइम बताती जाऊंगी कि आपका 1 मार्क का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क्स का कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो हेडिंग में आपका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए आप, मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये हेडिंग लिखी है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी और व्हाट इज द यूज ऑफ मनी, तो आप क्या लिख दोगे कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कि क्या है मनी, जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। तो आप देखिए इन पैराज में हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि क्या है मनी और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए फर्स्ट पैरा में पूरा का पूरा यूज़ बताया है। अगर आप अपने चारों तरफ अपनी ज़िंदगी में देखें, एवरीडे लाइफ में जो भी आपकी रोज़मर्रा की जो भी यूजेस होते हैं, तो आप देखो कि हर जगह मनी का रोल है, ठीक है। आपको हर जगह मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ आपको पूरी करनी हो, खरीदनी हो। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मनी के द्वारा, उसमें मनी कहीं ना कहीं पैसा ज़रूर होता है, रुपया ज़रूर होता है, मनी ज़रूर होता है। एक सिंगल डे में आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आप करते हो और जिसमें यूज़ होता है मनी का। इसके साथ ही देखिए क्या आप इन तरह की चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स, आपने इन सब सारे ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी बार देखा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुड्स, ठीक है, जो सामान होता है उसको खरीदते हैं और बेचते भी हैं, ठीक है। तो देखिए गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, और ये किसकी मदद से बेचा या खरीदा जाता है, वो खरीदा जाता है मनी के यूज से। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए लाइन। इसी के साथ देखिए इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स, इसके साथ ही हमने कुछ और भी देखा है। जब हम इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो जो सर्विसेज होती हैं, देखो गुड्स तो हम खरीदते और बेचते हैं ही, साथ में कुछ तरह की सर्विसेज भी होती हैं जिन्हें अगर हमें इस्तेमाल करना है, उन्हें हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें मनी, जो पैसा होता है, वो पे करना पड़ता है, ठीक है। फॉर सम, जैसे कि there might not be any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने पहला जाना कि गुड्स को हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो गुड्स भी खरीदते हैं, बेचे जाते हैं मनी की हेल्प से, मनी के एक्सचेंज से। इसके साथ ही सर्विसेज जो है वो भी एक्सचेंज की जाती हैं विद मनी। और इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है, कभी कभी हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे जब हम ट्रांसफ़र तो करते हैं, एक्चुअली हम मनी को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं, बट फ्यूचर में प्रॉमिस कर देते हैं, ठीक है। उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं आपको इस चीज़ का पैसा आगे दे दूंगा, ठीक है। आपको जो आपका जो भी अमाउंट होता है, मैं आपकी सर्विसेज अभी यूज़ कर रहा हूँ, आपका गुड्स भी मैं अभी खरीद रहा हूँ, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसका पैसा आपको बाद में दे दूंगा। तो देखिए ये 3 कंडीशंस हो जाती हैं। तो एक में हमने गुड्स देखा, एक में सर्विसेज, और एक में हमने ये भी देखा कि दो में तो हमने ये देखा कि डायरेक्टली हमने एक्सचेंज कर ली चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मनी। बट देखिए नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि हम अभी तो पैसे नहीं दे रहे हैं, करंट हम चीज़ों को ले रहे हैं, गुड्स को और जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, बट हम उसको, उसका जो पैसा वो अभी नहीं दे रहे हैं, हम उसको प्रॉमिस कर रहे हैं उस इंसान को कि हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। तो बाद में कैसे, किस तरह से ये पैसा जो है, और क्या वो इंसान वो मान जाएगा, तो किस तरह से ये जो करेंसी है, जो मनी है, वो आप बाद में उसको पे करोगे और किस तरीके से करोगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये एक चीज़ हमें सोचने को थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि चलिए आज तो हमारे पास मनी है और हम इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बट आप देखिए नेक्स्ट पैरा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप सोच सकते हो कि जब ये ट्रांजेक्शन जो जब मनी नहीं था, तो किस तरह से आप ट्रांजेक्शन्स इस तरह से करते थे, ठीक है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। और इसके साथ ही ये भी जानने की जरूरत है कि जो पैसों से जो सारा ट्रांजेक्शन्स होता है वो मनी से क्यों करते हैं, ठीक है। तो
तो इसका क्या रीज़न है? तो देखिए इसका रीज़न ये सिंपल सा रीज़न है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूछा जाए कि व्हाई ट्रांज़ैक्शंस आर मेड इन मनी, कि मनी में क्यों सारा ट्रांज़ैक्शंस किया जाता है, तो जवाब क्या होगा कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईज़िली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। तो देखिए अगर पैसा अगर जेब में है, अगर मनी है आपके पास, तो आप या कोई भी इंसान आराम से ईज़िली मनी की हेल्प से कोई भी चीज़ को खरीद सकता है, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकता है। मनी आप उसको दे दोगे उस इंसान को और वो आपको कोई भी कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स जो हैं, जो आप खरीदना चाहते हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, फूड्स हो, तो आप उससे खरीदना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप उसको ये मनी दे दोगे और वो एक्सचेंज में आपको वो फ्रूट या फूड्स दे देगा। इसके साथ ही देखिए जो सर्विसेज आप चाहते हो उसके लिए भी आप उसके एक्सचेंज में आप पैसा दे दीजिए और वो सर्विसेज आपको जो चाहिए वो सर्विस आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से इसका आंसर ये बन गया कि मनी इसका ट्रांसलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, ईजी मेथड होता है कि एक्सचेंज कर लीजिए और आपको जो कमोडिटी और सर्विस चाहिए वो आपको मिल जाती है। इसके बाद देखिए दस एवरी वन प्रीफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। इसके साथ ही देखिए हर कोई यही प्रेफर करता है कि जब भी वो कोई चीज़ खरीदता है या बेचता है, स्पेशली जब वो कोई बेचता है कोई भी चीज़ को, तो वो चाहता है कि उसको पेमेंट जो है वो मनी में मिले, ठीक है, क्योंकि मनी देखिए कैश अमाउंट होता है, तो उसी में उसको पेमेंट मिल जाए और मनी की एक्सचेंज से वो जो चीज़ चाहता है वो खरीद ले और जो चीज़ वो चाहता है वो बेच भी सके। तो टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। अब इसके साथ ही देखिए एग्जांपल देखिए, एक शू मैन्युफैक्चरर का केस यहाँ पे दिया है जो जूते बनाता है और उसने ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय इट। अच्छा इसका केस क्या है कि वो मार्केट में जूते बनाता है और जूतों को वो मार्केट में चाहता है कि वो बेचना चाहता है और उसके साथ ही वो खरीदना चाहता है वेट को यानी गेहूँ को। तो जब शू मैन्युफैक्चरर है वो उसके लिए पहले क्या करेगा, विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो जूते उसने बनाए हैं वो एक्सचेंज करेगा किसी से, उसको बेचेगा किसी को जिसके रिटर्न में उसको मनी मिल जाए और उसके बाद उसी मनी से वो क्या करेगा, वेट को एक्सचेंज करेगा यानी गेहूं वाले के पास जाएगा और वो पैसे देगा जो उसने जूते बेच के कमाए हैं, उन पैसों को वो देगा वीट सेलर के पास और वीट जो फिर उसको वहाँ से वो वीट मिल जाएगा, इस तरह से वो खरीद लेगा मनी की ऐप से। इसके साथ ही देखिए, अच्छा ये तो हमने समझ लिया, बट अगर सपोज करिए कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। आप एक ये केस ले लीजिए, सपोज कि यहाँ तो मनी था तो इजिली उसने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, अपने जूते किसी और को बेचे, जो पैसा मिला उससे उसने गेहूँ खरीद लिया। अब एक केस में ऐसे भी तो सोच लिए कि मान लीजिए कि जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको कितना डिफिकल्ट होगा अगर वो डायरेक्टली जाएगा अपने शूज़ को सेल करने किसके पास, वीट वाले के पास। मतलब उसको डायरेक्टली चाहिए कि अब उसको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा इसके लिए कि जो उसको उसके शूज़ ले ले और एक्सचेंज में उसको वीट दे दे, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरह से अब वो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं विदाउट दी यूज़ ऑफ मनी। तो जब यूज़ ऑफ मनी, क्योंकि अब पैसा वहाँ पे नहीं है, ठीक है, अगर मनी होता तो हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बट जब पैसा नहीं है तो अब किस तरीके से खरीदेगा कोई इंसान चीज़। तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange। तो अब इसको जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो वीट जो है वो इसको वीट दे दे और साथ में इसके शूज़ भी ले ले, ठीक है। तो एक्सचेंज कर लेंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की जो गुड्स हैं कमोडिटीज़ हैं उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ये अपना शू उसको दे देगा फार्मर को और अब उसका जो गेहूँ है वो ये ले लेगा। बट देखिए इसमें ये चीज़ भी हमें सोचनी पड़ेगी, क्या जो गेहूँ वाला है, जो व्हीट सेलर है, जो फार्मर है, क्या वो इसके जो शूज़ हैं उसको खरीदने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। तो यही देखिए नेक्स्ट लाइन में बोला गया है ये, डेट इज़ बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कॉमोडिटीज़। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूज़ ऑफ मनी तो है नहीं, तो इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को खरीदने के लिए एग्री होना पड़ेगा। और अगर ये एग्री नहीं होते हैं तो आई थिंक ये जो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो बिज़नेस कर ही नहीं पाएंगे, एक्सचेंज कर ही नहीं पाएंगे कमोडिटीज़ को। तो इसके लिए दोनों को एग्री होना पड़ेगा, यानी जो वीट ग्रोइंग फार्मर है वो इसके शूज़ को खरीद ले और जो मैन्युफैक्चरर है शूज़ वाला वो एक्सचेंज में वीट ले ले जूतों के बदले में। तो अब इस चीज़ के लिए तो दोनों को एग्री होना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन को जब दो लोग एग्री होते हैं एक दूसरे की कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए, एक दूसरे को गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका मतलब होता है व्हेन टू पार्टीज are agreed to sell and buy each other's commodities, इट इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको शब्दों से भी समझा देती हूँ। देखिए डबल मतलब टू, ठीक है, दो लोग,
कोइंसिडेंस मतलब ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि जो आप चीज़ बेच रहे हो वो मैं ले लूँ और जो मैं चीज़ बेच रही हूँ वो आप ले लो, ठीक है। और वांट्स मतलब जो हम चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए, ठीक है, डबल मीन्स दो कोइंसिडेंस, ऐसा कोइंसिडेंस पड़ जाए कि जो आपको चीज़ चाहिए वो मैं आपको बेच रहा हूँ और जो मुझे चाहिए वो आप मुझे बेच दीजिए, या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से जो भी गुड्स हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाता है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy। तो ये चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि एक पर्सन को यहाँ पे डिज़ायर कि जो वो चाहता है, तो यही मेन मोटिव होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मैं आपको मेरे पास हो और मैं आपको दे दूँ, ठीक है। मर्जी होनी चाहिए वांट्स की, कि जो भी आपकी इच्छा है। इसी साथ जो मेरी मर्जी है, जो चीज़ आपके पास है मैं उसको खरीदना चाहती हूँ तो मैं आपसे ले लूँगी। तो इस सिस्टम को देखिए एक और नाम दिया गया है, इन अ बार्टर सिस्टम where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 मार्क के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो आंसर होगा कि बार्टर सिस्टम में वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो इस लाइन तक आप मार्क कर लीजिए और यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी बार्टर सिस्टम की। इसके साथ ही देखिए पूछा जाता है कि बार्टर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तो बार्टर सिस्टम का क्योंकि यहाँ पे विदाउट यूज़ ऑफ मनी होता है, इट मीन्स यहाँ इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इट मीन्स जहाँ बार्टर सिस्टम होगा वहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कंडीशन अप्लाई होगी, वो होगी क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है, जितना भी आपका चीज़ें आप एक्सचेंज कर रहे हो वो किस कैसे हो रही है, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है कि दोनों लोगों को, जो दो पर्सन है, अगर वो एक दूसरे की चीज़ें खरीदना चाहते हैं तब तो वो बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपके ये 2-3 मार्क्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो देखिए इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants। बट देखिए आज की इकोनॉमी की बात करें जहाँ पे मनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है हर तरह के व्यापार में, हर तरह के गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में, तो वहाँ पे मनी जो है एक बहुत ही क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट रोल, इंटरमीडिएट स्टेप है, एक तरह का इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से उसने बार्टर सिस्टम का जो सिस्टम है, जो मेन वहाँ की चीज़ है जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया, यानी बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में एक दूसरे की कमोडिटीज़ को लेना ज़रूरी होता था, बट मनी की हेल्प से आप किसी से कोई भी चीज़ ले सकते हो बिना किसी कंडीशंस के। तो एक तरह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो था, एक कंडीशन अप्लाई होती थी कि शर्तों के अनुसार आपको बिजनेस करना पड़ता था, एक्सचेंज करनी पड़ती थी थिंग्स। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास करेंसी है, आपके पास मनी है, तो आप इजिली एक्सचेंज कर सकते हो थिंग्स, लोगों से खरीद सकते हो और अपनी भी सेल कर सकते हो। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him the। तो देखिए अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शू मैन्युफैक्चरर है वो एक फार्मर को ढूंढे जो उसके जूते खरीद ले और बदले में उसको गेहूँ बेच दे। तो इस तरह की अब कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास मनी है और मनी की हेल्प से वो ईजिली, जो शू मैन्युफैक्चरर वो ईजिली बाय कर सकता है वीट को। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। तो जैसे ही उसका जैसे उसने जूते बेचे और उसके पास जेब में उसके पास पैसे आए, मनी आया, उसने बस उसको वीट चाहिए था, उसने वो वीट खरीद लिया मार्केट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसको मार्क कर लीजिए कि मनी जो है वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक रोल प्ले करता है एक्सचेंजिंग प्रोसेस में, और इसी वजह से इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे इसको एफआईबी के रूप में भी पूछा जा सकता है फॉर्म में, कि एफआईबी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डैश इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो आप आंसर लिख सकते हो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप देखिए इसके बाद कुछ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आई है। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़े से पिक्चर्स में भी जो आपको प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली पंच मार्क कॉइन्स थे, और फिर गुप्ता कॉइन्स आए, तुगलक के कॉइन्स आए, तुगलक टाइम में जो कॉइन्स चलते थे, फिर गोल्ड मोहर आई फ्रॉम अकबर के रीजन से, फिर मॉडर्न कॉइन जो है आजकल जो कॉइन चलता है उसकी पिक्चर्स दी हैं। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, और यहाँ से भी आपका 1 मार्क का 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, स्पेशली आपके 1 मार्क के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और मैंने आपको कई बार बोला भी है कि जब आप क्लास 9th में आ जाते हो तो क्लास 9 से आप एक हैबिट बना लीजिए कि लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, क्योंकि लाइन टू लाइन जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है पैराज में, और इवन डू यू नो करके जो फैक्ट्स होते हैं, पिंक कलर की, ब्लू कलर के जो बॉक्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से लाइन टू लाइन रीड करिए।
तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ इस चैप्टर के आपको नोट्स, फ्लो चार्ट और वर्कशीट भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हम देख सकते हैं, जैसे वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शंस। तो ये बात तो हमने अपने प्रीवियस पैरास में समझ ली कि मनी जो है ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो ट्रांजेक्शन्स में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, जब कॉइन्स नहीं थे, ठीक है, इससे पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज एज मनी। तो जब कॉइन्स नहीं इन्वेंट हुए थे, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था कॉइन्स का, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी एज अ मनी। तो फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, अर्ली एजेस में जो इंडियंस थे वो ग्रेन्स, जो गेहूं चावल होता है, उसको एज अ मनी यूज़ करते थे। साथ ही कैटल, जो जानवर होते थे, उसको भी एज अ मनी यूज़ करते थे फॉर एक्सचेंज दियर कॉमोडिटीज़, है ना, बिजनेस करने के लिए। इसके साथ ही उसके बाद देखिए कुछ मेटेलिक कॉइन्स आए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे कॉइन्स आए, और वो चीज़ आज भी कंटिन्यू है। बट देखिए थोड़ा सा जो प्रीशियस मेटल्स के कॉइन्स ना बना के किसी और चीज़ के कॉइन्स बनते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। करेंसी देखा जाए तो देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि ओल्डर फॉर्म ऑफ करेंसी बता दीजिए और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी बता दीजिए। तो देखिए ओल्डर फॉर्म ऑफ करेंसी जो है आपकी, वो है आपकी ये जो लिखे हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स हैं, ग्रेन्स हैं, कैटल्स हैं, ये आपके ओल्डर फॉर्म ऑफ करेंसी में आते हैं। आप देखिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या आते हैं आपके, तो देखिए सेकंड लाइन में आंसर दिया हुआ है, इसको मार्क कर लीजिएगा। और इवन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप सबके पास बुक्स हैं तो आप क्या करिए, अपनी बुक्स को ओपन करा करिए जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं। और साथ ही देखिए आपको मैं बताने वाली हूँ आप किस तरह से अपना डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। आप ना ये वीडियोस को ना 144p पे सेट कर दिया करिए सेटिंग से, जिससे कि आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा सेव हो सके। और आप अपनी बुक्स में जो मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट वगैरह, वो मार्क करते जाइए और समझते जाइए चैप्टर को, तो ये आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मॉडर्न फॉर्म्स, जैसे मैंने बताया, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो होता है उसमें किस तरह की करेंसी आती है, तो उसमें आती है पेपर नोट्स और साथ ही कॉइन्स। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold. तो मैंने ये बात आपको अभी बताई थी कि देखिए अगर ओल्डर टाइम की बात करें तो उस टाइम जो था गोल्ड और सिल्वर और कॉपर जैसे प्रेशियस मेटल से कॉइन्स बनते थे। पर अब के ज़माने में कॉइन्स बिल्कुल बनते हैं, पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, बट देखिए ये गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के नहीं होते हैं, ठीक है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। इसके साथ ही देखिए ग्रेन और कैटल इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल अब नहीं होता, एज अ करेंसी के पर्पज से तो नहीं होता। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। पर एक बात ये भी रखना है कि देखिए मॉडर्न करेंसी जो है विदाउट, ये बिल्कुल कुछ नहीं हो सकती अगर इसका हम अपने आप, अगर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचो कि वो अपने आप ही बिजनेस कर ले, चीज़ों खरीद ले, तो ऐसा नहीं होता। इसका आंसर देखिए आपको नेक्स्ट पैरा में मिल जाएगा। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए कोई इतना कीमती मेटल भी नहीं है जिसको आप रख लो घर में, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो आपके लिए, तो ऐसी चीज़ नहीं है ये। बल्कि अब ये भी सोचना है कि जब इतनी सस्ती है, कोई प्रीशियस मेटल भी नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है, कोई ग्रेन भी नहीं है जिसको हम खा लें, तो किस तरह से इसका ज़्यादा यूज़ है, किस तरह से ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इम्पॉर्टेंस इस वजह से है ये। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पेपर नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, जो आजकल की मॉडर्न करेंसी है, वो हर जगह क्यों एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसा क्यों होता है कि आप किसी को अगर 10 रुपये दे दो तो आपको चॉकलेट दे देगा, अगर शॉप पे आप जा रहे हो, या बिस्किट का पैकेट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वैल्यू है उस 10 रुपये के नोट की, है ना, वो जो नोट आपके हाथ में उसकी क्या वैल्यू है। तो देखिए इसका क्या आंसर है, इसका आंसर ये है, इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आंसर ये है, जवाब आपका ये है, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है। कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसको क्यों हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है और आपको बदले में चीज़ दे देता है जो आप चाहते हो, तो इसलिए दे देता है क्योंकि ये जो करेंसी होती है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो मनी है और जो करेंसी है, ये ऑथोराइज होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। किसी देश की जो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको ऑथोराइज करती है और बोलती है कि आप इस नोट को द्वारा आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया में देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपने नाम सुना होगा आरबीआई, तो ये इशू करती है करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, फिर से देखिए मैं बता रही हूँ आपको, इस पैरा से 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अथॉरिटी है जो इसको इशू करती है, इस करेंसी नोट्स को इशूज़ करती है, तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट याद रखिए किसके बिहाफ पे, किसके द्वारा ये कर रही है, वो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आरबीआई इशू जरूर करता है करेंसी, बट किसके बिहाफ पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, एज पर इंडियन लॉ, नो
अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इसके साथ ये भी याद रखना है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई के अलावा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी तरह की करेंसी को इशू नहीं कर सकता है। अगर वो करता भी तो उसकी मान्य नहीं होगी और इवन वो इलीगल वर्क होगा, उसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। इसके साथ ही देखिए एक लॉ ये भी बनता है कि जो भी मीडियम ऑफ करेंसी यूज़ होती है इंडिया में, उसके लिए आप चाहे कहीं से भी किसी से भी गुड्स और सर्विसेज उससे एक्सचेंज कर सकते हैं और कोई भी आपको उस करेंसी को लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता, उसको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वही एक सेंट्रलाइज्ड है और ऑथराइज्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो आप सभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई मना नहीं कर सकता है। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसी वजह से जो रुपी है उसको वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू आउट द कंट्री। इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी गुड्स और सर्विस चाहिए, आप आराम से ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ देखिए ये तो हमने समझ लिया करेंसी जो पेपर नोट्स और कॉइन्स के रूप में होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और यहाँ से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए डिपॉजिट्स विद बैंक में क्या होगा, जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं कोई भी चीज़ जो होती है हम उसको डिपॉजिट करते हैं बैंक में। तो देखिए द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। तो एक अदर रूप भी होता है जिसमें हम मनी को डिपॉजिट करते हैं, और किस रूप में करते हैं, बैंक में करते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे लाइफ। हमने ये भी देखा, देखिए पर मंथ देखिए हर किसी इंसान को जो पेमेंट या सैलरी मिलती है उसमें फिर वो अपना पूरा बजट बनाता है और डेली डे टू नीड्स के हिसाब से जो उसको जरूरत होती है वो करेंसी वो रखता है। बाकी जो अदर एक्स्ट्रा जो इनकम होती है, एक्स्ट्रा जो कैश होता है उसको वो कहाँ रख देता है, वो बैंक में उसको सेव रख देता है। ठीक है, तो वो डिपॉजिट कर देता है बैंक में। और बैंक में किस तरह से डिपॉजिट होता है मनी, वो पहले अपना अकाउंट, जो भी पर्सन करना चाहता है डिपॉजिट बैंक में, वो पहले अपने अकाउंट से अपने नाम से एक अकाउंट ओपन करेगा बैंक में। फिर जो बैंक है वो एक्सेप्ट करेगी वो डिपॉजिट और ऑल्सो पे एन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। और साथ ही देखिए बैंक में जो आपने पैसा जमा किया है उस पर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट जब आप उसको विड्रॉ करोगे तो आप को जो बैंक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको अमाउंट को वापस भी करेगी। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज वैन दे रिक्वायर। इसके साथ ही जो देखिए पीपल जो होते हैं, जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं अपना अमाउंट, वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। और जब उनके डिमांड के अनुसार जब चाहते हैं लोग, जो जिनका अकाउंट है बैंक में, वो चाहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है अभी 2000 3000, तो वो बैंक में जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉ भी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डिमांड है, उस पैसे की ज़रूरत है। तो इस तरह के डिपॉजिट्स को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि एक्सप्लेन और डिफाइन द डिमांड डिपॉजिट्स। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है कि एक इंसान जो भी उसकी सेविंग होती है उसको जमा कर देता है बैंक में, और जब उसको अपनी डिमांड पे उस अमाउंट को विड्रॉ करना होता है, देखिए नाम आ रहा है डिमांड, पहले डिपॉजिट किया, अब अपनी डिमांड पे उसको ज़रूरत है तो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसने वो जो पैसा जो बैंक में जमा किया था उसको विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह के अमाउंट को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, तो याद रखिएगा। आप देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट जो है ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। तो एक तरह की फैसिलिटी हो जाती है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। इसके अलावा देखिए आपने कई बार सुना होगा कि जो पेमेंट की जाती है वो कैश में ना करके चेक्स के द्वारा की जाती है। अब ये चेक क्या होता है, देखिए द पेयर who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing, तो यहाँ से ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन है कि चेक क्या होता है। तो चेक एक पेपर होता है जिसमें इंस्ट्रक्ट करते हो आप बैंक को, और ये कौन करता है, जिसके पास अकाउंट होल्डर है। जो अकाउंट होल्डर है उसे किसी और को पैसा देना है, तो वो एक चेक एक पेपर होता है जिसमें वो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि एक स्पेसिफिक अमाउंट वो फिल कर देता है उस पर्सन के लिए जिसको वो ये पैसा देना चाहता है। तो वो पर्सन का नाम लिख दिया जाता है और साथ ही जो अमाउंट है, ठीक है ना, कितना अमाउंट आप उसको देना चाहते हो वो मेंशन कर दिया जाता है, और इसके साथ ही वो साइन हो जाते हैं, डेट डाल दी जाती है। तो इस तरह के पूरे प्रोसेस के साथ चेक का काम हो जाता है। तो ये देखिए चेक की डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लीजिए। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो जिसका नाम लिखा है और जिसका ये अकाउंट है उसके अकाउंट से 5000 10,000 जो भी वो मेंशन करता है उसको दे दिया जाता है जिसके नाम पे ये चेक होता है। तो देखिए चेक का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए चेक में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखिए एक तो अकाउंट होल्डर जो यहाँ पे लिखा है एसी पे की जो अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट है वो पे कर रहा है,
किसको कर रहा है? सपोज़ यहाँ पे लिखा गया है जैसे एक शू मैन्युफैक्चरर एम सलीम, तो वो प्रेम कुमार को ये मनी दे रहा है, अमाउंट दे रहा है 57,000 का। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट मेंशन की जाती है। और देखिए जिसको आप ये चेक इशू कर रहे हो, जिसको कैश देना चाहते हो, तो आप उसका नाम लिखते हो और कितना अमाउंट, उसको वर्ड्स में भी लिखते हैं, उसको नंबर्स में भी लिखते हैं, और ओनली भी डाल दिया जाता है लास्ट में, ताकि कोई और ज़्यादा अमाउंट उसके आगे ऐड ना कर सके। इसके साथ ही देखिए अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी होता है, बैंक ब्रांच कोड होता है जो चेक में मेंशन होता है। जब भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पहले ही बैंक आपको वो चेक बुक दे देती है आपकी डिमांड पे। अगर आप चाहते हो चेक बुक तो आप चेक बुक ले लीजिए, आजकल तो एटीएम वगैरह का सिस्टम है, तो एटीएम प्रोवाइड होते हैं, तो कई लोग चेक बुक लेते हैं, कई लोग नहीं भी लेते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इसके बाद ही देखिए नीचे देखिए चेक नंबर भी दिया जाता है सीधे। इसके साथ ही कोडिंग यूज बाय बैंक्स अपनी सिक्योरिटी पर्पज से कुछ कोडिंग भी यूज़ करती है। और लास्ट में साइन जो होता है, जिसका अकाउंट होता है और जो चेक इशू कर रहा है, कह सकते हैं चेक जो काट रहा है वो अपना नाम भी मेंशन करता है। तो इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और आप क्या होगा, जो प्रेम कुमार होगा वो ये चेक लेके सलीम से जाएगा अपने बैंक में, अपने अकाउंट में चेक दे देगा, वहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, और वहाँ से उसको 57,000 जो है उसके अकाउंट में दे दिए जाएंगे या फिर कैश में दे दिए जाएंगे, जैसा वो चाहता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा चेक का काम होता है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस कर दिया जाता है तुरंत, जो है ट्रांसफ़र, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं मनी के हेल्प से नहीं होते हैं, बट वो आगे फ्यूचर में उसको बोलते हैं कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको पैसा आगे दे दूंगा। तो ये जो है ये इस तरह का मेथड यूज़ कर सकते हैं वो लोग, कि तुरंत पैसा ना देके इस तरह से भी पैसे को दे सकते हैं, कैश में ना देके इस तरह से। तो ये काफ़ी सेफ भी रहता है। इसके बाद देखिए 10 वीक सी डैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। तो इसके साथ ही हमने समझा कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो बहुत ही एसेंशियल फीचर्स जो मनी का होता है, जो काम मनी का होता है, कि कोई भी चीज़ आप एक्सचेंज कर सकते हो, उस तरह का काम भी आप डिमांड डिपॉजिट और चेक्स का देख सकते हो। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। इसके साथ ही जब चेक की फैसिलिटी आ गई तो उसने तो डिमांड डिपॉजिट से भी बहुत अच्छा काम कर दिया, उसके अपोजिट कैश में सारी पेमेंट जो है सेटल कर दी। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेड होते हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, तो इस वजह से उसको करेंसी की तरह आज भी हम यूज़ करते हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मनी में इन द मॉडर्न इकोनॉमी में। अच्छा, इसके साथ ही देखिए यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होगा द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर, बैंक ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो देखिए हम लोग तो सब ये डिपॉजिट तो कैश और चेक वाला काम करते हैं, बट फॉर द बैंक, अगर बैंक की बात करें तो बैंक में इस तरह का कोई डिमांड डिपॉजिट और नो पेमेंट्स बाय द चेक्स अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, ऐसा कुछ सिस्टम उनके उनके खुद के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ये चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, बैंक को किस तरह से प्रॉफिट होता है, अर्न होता है, क्यों बैंक इस तरह का काम करती है, डिमांड डिपॉजिट और चेक वाला काम करती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही देखिए जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी होता है, जैसे करेंसी और जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से क्लोजली लिंक होते हैं, किस तरह से जो मॉडर्न वर्किंग बैंकिंग सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम समझेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट पेज में आपको दिखाएगा। इसके साथ ही देखिए काफ़ी सारे आजकल की जो करेंसी दिखाई है कि एटीएम कार्ड्स आपको मिलते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो वो किस तरह से हेल्पफुल रहते हैं, उसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ समझेंगे नेक्स्ट। इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।